नमस्कार सभी को। आज हमारा तीसरा दिन इंडियन पॉलिटी का और जो टॉपिक्स हमने कर लिया है उसमें है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और जितने भी चार्टर एक्ट्स थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 33 और 53, चार्टर एक्ट ऑफ 53 जो है, ये 6 टॉपिक्स जो है हमने 2 वीडियो में कर लिया। आज हमारा तीसरा दिन और आज के टॉपिक्स क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये दोनों के दोनों जो है एक ही वायसराय के समय काल में पास हुए थे, लॉर्ड कैनिंग के टाइप में। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 करेंगे और लास्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म करते हैं वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। बता दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, बैकग्राउंड क्या था? रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्योंकि हमने देखा था 4 साल पहले ही 1853 में चार्टर एक्ट पास हुआ था। तो ऐसा क्या रीज़न था? चार्टर एक्ट में इनडेफिनिट पीरियड था, ये भी ध्यान रखिएगा। इस वजह से इन्होंने नया एक्ट जो है लेकर आ गए। 1857 का इतना बड़ा विद्रोह था कि ब्रिटिश सरकार को झकझोर के रख दिया था। तो झकझोरने के बाद जो होता है कि कुछ ऐसा चीज़ है लॉलीपॉप टाइप, तो इट वाज काइंड ऑफ अ लॉलीपॉप, इसीलिए इसका नाम जो है गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार ने कहा था। तो गुड गवर्नेंस क्यों कहा गया मैंने बता दिया आपको। इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया, खत्म ही कर दिया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, उसको खत्म कर दिया इन्होंने और बोला जो पावर है उसको ट्रांसफर करते हैं हम किसको? ब्रिटिश क्राउन को। और इसमें बोला इट प्रोवाइडेड द इंडिया हेंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी एक टाइटल ऑफ रेस्पेक्ट था जो क्वीन के लिए यूज होता था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया और पावर जो है क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है क्राउन का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए भारत में। तो इन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डेजिग्नेशन था, जिसको 1833 में लेकर आया गया था 1833 चार्टर एक्ट के तहत, उसको खत्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। अब बोला गया इसको बोलेंगे वायसराय ऑफ इंडिया। और इस वायसराय ऑफ इंडिया के तहत पहले वायसराय कौन बनते हैं? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, एंड ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आल्सो। और वायसराय जो होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको भी खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हटा ही दिया, उसका पावर जो है क्वीन को भेज दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को भेज दिया गया। जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था, डुअल गवर्नमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को लेकर आया गया था किसके साथ? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। इसको खत्म कर दिया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया, दैट वाज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनले। ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनले। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के बाद ये 15 मेंबर का जो है एक काउंसिल बनाता है, जो किसको असिस्ट करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो काउंसिल होगा, ये 15 मेंबर का जो काउंसिल होगा, इसका काम क्या होगा? एडवाइजरी बॉडी होगा, जो कि एडवाइस करेंगे। और ये जो काउंसिल होगा इसका चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो काउंसिल होगा इसके चेयरमैन होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति थी उसको खत्म कर दिया गया। और एक्ट जो है मेड इंडिया ए डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि अब जो रिप्रेजेंट होगा ब्रिटिश क्राउन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कुछ नियम जो है लेकर आया गया और कुछ चीज़ों को खत्म किया गया ताकि अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये भी देखेंगे हम, इसके भी कुछ प्रोविजंस जो है लिंक होंगे 1857 से। जब रिवॉल्ट खत्म होता है तो ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि कुछ कोऑपरेशन चाहिए हमारे, किसके? भारतीयों के। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है कि थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीयों को देना चाहिए। तो उसी के तहत ये सारी चीज़ें लेकर आया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 ये भी पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। अभी देखा हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है वो भी आया था कैनिंग के टाइम पे। तो एकमात्र वायसराय जो है कैनिंग है, जिसके टाइम पे 2 एक्ट आए थे, एक तो 1858 और 1861 का काउंसिल एक्ट। इसका टाइम पीरियड देखोगे 1856 से 1862 के बीच में था। किसका? लॉर्ड कैनिंग का। एक्ट जो है पास हुआ था 1861 में, 1 अगस्त, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट 1861 याद रखिएगा। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? इंडियंस को एसोसिएट करेंगे किसमें? लॉ मेकिंग प्रोसेस में।
जब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात हुई तो ये बोला गया कि वायसराय यानी कि कैनिंग उस टाइम पे शुड नोमिनेट सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉट ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, कीवर्ड से याद रखिएगा, ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो काउंसिल को एक्सपेंड किया जा रहा है उसमें क्या है कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उनको भी रख सकते हैं, तो नॉमिनेट करके। तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पे नॉमिनेट किया था 3 लोगों को। एक थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव ऑफ रत्नागिरी। रत्नागिरी जो है मुंबई में, रत्नागिरी का जो आम है मैंगो वो बहुत फेमस है, अल्फांसो मैंगो, रत्नागिरी। तो तीनों नाम याद रखिएगा, राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव ऑफ रत्नागिरी। सबसे सुपर इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ था, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो पावर को सेंट्रलाइज किया गया था किसके तहत, 1833 के तहत। 1833 में हमने देखा था कि जो लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर्स था, लॉ मेकिंग पावर्स था किसका, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज का, उसका छीन लिया गया था, मतलब उनको खत्म कर दिया गया था। तो ये जो है इन्होंने बोला कि हम वापस देते हैं, बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसको रिस्टोर कर दिया गया। 1833 में छीना गया और 1861 में वापस से रिस्टोर कर दिया गया। और जाहिर सी बात है जब डिसेंट्रलाइज हो रहा है तो कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनेंगे, तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कहाँ कहाँ, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। और इसी के तहत बंगाल में जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 1886 और 1897 में जो है पंजाब में बनता है। दो बहुत टाइम लगता है बट प्रोविजन जो है यहीं पे था कि आप नए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बना सकते हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और सेंट्रलाइजेशन जो है वो हमने 1833 में देखा था। वायसराय को और पावर दिया गया, इट एम्पावर द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। जैसे काउंसिल को कैसे चलाना है, ये सारी चीजें, सारा पावर जो है वायसराय को दे दिया गया। वायसराय को ये भी पावर दिया गया कि आप ऑर्डिनेंसेस जो है, अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हो विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कोई अध्यादेश जारी करना है, कुछ नियम लाना है, जैसे ऑर्डिनेंसेस का पावर जो है हमारे पार्लियामेंट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट को दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। वैसे ही गवर्नर को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 213, 213। तो 123 प्लस 90 कर दोगे तो ये प्रोविजन जो है आपको गवर्नर का पता चल जाएगा। और जो ऑर्डिनेंसेस थे उनकी लाइफ, उनकी ड्यूरेशन कितनी थी, 6 मंथ। उसके बाद 1859 में लॉर्ड कैनिंग जो है, कैनिंग एक सिस्टम लेकर आता है जिसका नाम होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एक डिफरेंट पोर्टफोलियो मिला होता है। जैसे अगर फिनांस मिनिस्ट्री है तो निर्मला सीतारमन को कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है, फिनांस मिनिस्टर का। नितिन गडकरी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला हुआ है, रोड मिनिस्ट्री का। डिफेंस मिनिस्ट्री का मिला हुआ है राजनाथ सिंह को। तो ये पोर्टफोलियो मिला हुआ है। इस पोर्टफोलियो सिस्टम में तब क्या होता था, जो मेंबर्स थे वायसराय काउंसिल्स के, उनको चार्ज में होते थे 1 और मोर डिपार्टमेंट, एक से या एक से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट्स हो सकता है, जैसे अभी भी होता है। और उनके पास पावर थी, सपोज जैसे ए डिपार्टमेंट का पावर जो है किसी सी पर्सन को मिला हुआ है, तो सी के पास पावर था फॉर ए उस पर फाइनल ऑर्डर पास करे ऑन बिहाफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये था। तो यहाँ पे 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम याद रखना है आपको, ऑर्डिनेंसेस का पावर जो है वो याद रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियंस का काउंसिल में ये स्टार्ट हुआ था, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे डाउट जो है फिर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, और फिर हम उसके बाद जो है 2 टॉपिक और जो है उसकी बात करेंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड। 1858 जब पास हुआ था, कैनिंग। डलहौजी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कल देखा था हमने, विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और लैंसडॉन जो है बाद में आके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इनके टाइम पे पास हुआ। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे, कैनिंग। और ये फर्स्ट वायसराय का डेजिग्नेशन जो है चेंज हुआ था किसके तहत, ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत, जहां पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका डेजिग्नेशन अब क्या कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अकबर। एंड ट्रांसफर द पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को पावर दे दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इंडिया में कौन थे, वायसराय। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये भी देखा हमने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
जो कि पहले कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिश द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर कौन आया था, डलहौजी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत खत्म किया गया था। हु वाज द गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 वाज पास्ड। तो 1861 जो पास हुआ था उस टाइम पे भी लॉर्ड कैनिंग ही था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे भी था। लैंसडाउन मैंने बताया 1892, अगला जो आएगा उस पर विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लॉर्ड डलहौजी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के टाइम पे था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जिसमें क्या किया था, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को, उसको रिस्टोर कर दिया था 1861 इंडियन काउंसिल। और सेंट्रलाइजेशन का पावर हमने देखा था, सेंट्रलाइजेशन का जब ये पावर जो है इनका छीन लिया गया था, कौन सा पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, किसका, बॉम्बे और मद्रास का, ये किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। Among the following, who was not the first nominated members of the legislative council, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे ये लोग, और नॉमिनेशन का पावर किसको दिया गया था, वायसराय को दिया गया था। तो 3 लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया था, किसने, कैनिंग ने। और इन तीनों का नाम क्या था, तो एक तो राजा बनारस थे, महाराजा पटियाला थे, और सर दिनकर राव थे। ये तीनों नाम याद रखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे आपके फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया है, फर्स्ट आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट जो है भारत से, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1859 में। तो ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू, यहाँ पे जो है इशू है, इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो बिना उनकी सहमति से, काउंसिल की सहमति से ऑर्डिनेंसेस इशू करने का पावर जो है किसको दिया गया था, वायसराय को दिया गया था। और उस ऑर्डिनेंसेस की लाइफ कितनी होती थी, 6 महीने के, 6 मंथ। और ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892। बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की, तो ये पास हुआ था लैंसडाउन के टाइम पे, 1888 से 1894 के बीच में। ये जो है वायसराय थे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के पीछे प्रोविजन क्या था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड में बताता हूँ। 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन होता है, 1885 में। जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो जोरों शोरों से भारत में बढ़ रही थी, और कुछ डिमांड्स जो थे, जो लीडर उस टाइम पे मॉडरेट लीडर्स थे, वो डिमांड्स पुट फॉरवर्ड कर रहे थे किसके सामने, ब्रिटिश अथॉरिटीज या ब्रिटिश सरकार के सामने। जिसमें डिमांड्स क्या क्या थे, एक तो इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए था, और जो नॉमिनेशन का प्रोविजन है उसके जगह क्या, इनको इलेक्शन चाहिए था। किसको, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उस टाइम पे। उसके बाद कि जो फाइनेंशियल मैटर्स था, यानी बजट वगैरह, उस पर भी इनको कोई डिस्कशन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप हमारे लिए बजट पास करो तो कुछ तो डिस्कशन हमारे साथ भी करो फाइनेंशियल मैटर पे। तो ये डिमांड जो था उस टाइम पे, जो वायसराय था वो था डफरिन। ये वही डफरिन है जिसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ही आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी 1885 में, 1885 में। तो डफरिन इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी का सेटअप करता है ये सारे डिमांड्स को देखने के लिए। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो होता है फॉर इंडिया, वो अग्री नहीं करता है डायरेक्ट इलेक्शन के प्लान से, लेकिन बोलता है कि ठीक है, इनडायरेक्ट वे से रिप्रेजेंटेशन जो हो, इनडायरेक्ट वे से हो सकता है। जैसे हमारे देश में प्रोविजन है इलेक्शन का, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चूज करते हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हो गया। लेकिन राज्यसभा क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया रिप्रेजेंट। तो ऐसा कुछ लेकर आने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एग्री होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए ठीक है, हम एग्री करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होगा। नॉमिनेशन वाले से अलग था ये थोड़ा। तो ये कुछ बैकग्राउंड थे सारी चीजें। तो इसके प्रोविजन क्या क्या थे वो देखते हैं हम लोग। पास हुआ था किसके टाइम पे, लैंसडाउन के टाइम पे, 1888 से 94, मैंने बता दिया। इट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, बहुत लिमिटेड। अब जैसे बोला कि जो नॉन ऑफिशियल सीट्स है,
सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि क्रिएट हुए थे, उनके लिए जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन जो है इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन वर्ड इलेक्शन जो है इस एक्ट में कहीं यूज नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन जो है यहाँ पे आ गया था। इस प्रोसेस को इलेक्शन ना कह के कहा गया द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो जो है मिलकर नॉमिनेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है हम काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है भेज रहे हैं। और क्या फीचर्स थे इसमें? इसमें जो है नंबर ऑफ एडिशनल यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें इंक्रीज किया गया, क्योंकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ना था तो इसलिए उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय। रिकमेंडेशन किसका होना चाहिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंड करेगी, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। ये ध्यान रखिए, डिस्कसिंग द बजट, बजट डिस्कस करने का पावर दे देता है इसमें। और आप क्वेश्चन जो है कर सकते हो, किससे? एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट में जो है आप डिस्कस करते हो, बजट पास होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर आप क्वेश्चन करते हो एग्जीक्यूटिव से। जो मेंबर्स थे उनको बोला गया, काउंसिल के मेंबर्स जो थे, दे वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो था उसमें अलाउ नहीं था बजट पे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि बजट जो है 1960 में स्टार्ट हुआ, 1860 में स्टार्ट हुआ था, 1860 में, तो उसमें अलाउ नहीं था बजट पे क्वेश्चन। जो बजट पास हो गया एज इट इज। आप मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट पे अगर क्वेश्चन करना है तो आपको 6 दिन का एडवांस डे नोटिस देना पड़ता था, 6 days ऑफ एडवांस डे नोटिस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, मतलब आप एक ही क्वेश्चन पूछोगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बजट पे डिस्कस करने का पावर जो है 18 काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देता है। आप जो है मेंबर्स को ये पावर भी दिया जाता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वेर नॉट अलाउड। नेक्स्ट हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इसी को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले जो था उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, सेक्रेटरी, और मिंटो जो है वायसराय, तो उन दोनों के नाम पे इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मॉर्ले था उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, और मिंटो जो था वो आपको 1905 आफ्टर कर्जन, ये जो था वायसराय ऑफ इंडिया था 1910 तक। फिर उसके बाद हार्डिंग आते हैं। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन आया था भारतीयों के लिए, कि बोला गया था, क्वींस ने प्रोक्लेमेशन जो दिया था कि एवरी इंडियंस विल बी ट्रीटेड इक्वली, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑथोरिटीज थे यहाँ पे भारत में, वो पावर शेयर नहीं करना चाह रहे थे। तो बहुत कम या बहुत लिमिटेड लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिला था कि हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने का, ये सारी चीज़ें। बैकग्राउंड में 1905 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था, जिसको हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी होता है, मुस्लिम लीग। और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं उसमें भी डिवीजन हो जाता है। उसमें एक नया जो है लीडर्स इमर्ज होकर आते हैं। पहले मॉडरेट्स थे, तो मॉडरेट्स का डिमांड जो होता था कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होता था। अब जो है एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, लाल बाल पाल आ गए हैं पिक्चर में। अब हो क्या रहा है, आईएनसी जो है अब इनको भी मद्देनजर रखते हुए क्या होता है कि अब ये सेल्फ गवर्नेंस यानी सेल्फ रूल का डिमांड कर रहे हैं, स्वराज का। फॉर द फर्स्ट टाइम आईएनसी जो है सेल्फ रूल, 1906 में ये लोग डिमांड करते हैं सेल्फ रूल का। पैरेलली क्या हो रहा है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब गए हुए हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी के गोखले, और वो वहां पे मिलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो मॉर्ले। मॉर्ले जो है लिबरल पार्टी का लीडर होता है, तो इससे अपना डिमांड करते हैं कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। दूसरी तरफ जो है ये मुस्लिम लीग जो है, इनको कहते हैं शिमला डेपुटेशन कहा जाता है। कुछ मुस्लिम लीग के एलीट लीडर्स जो थे, जिसको लीड कर रहे थे आगा खान, वो जाके मिलते हैं किससे? वो मिलते हैं मॉर्ले से, जो कि वायसराय होता है उस टाइम पे। और मॉर्ले से मिलने के बाद ये डिमांड क्या करते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी, जिसके बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए एक नया काउंसिल एक्ट पास होता है, एक नया एक्ट पास होता है जिसका नाम होता है
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब इसके प्रोविजंस क्या थे? ये जो डेलिबरेटिव फंक्शन था पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, बोथ लेवल सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसको एक्सपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ मेंबर्स वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिस जो अलाउ नहीं किया गया था 1892 में। अभी देखा हमने कि बस आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। आप रेजोल्यूशन भी, प्रस्ताव जो है वो भी बजट पे पास कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी भी डिस्कशन नहीं कर सकते हो, जिसमें था क्या? पॉलिसी ऑन फॉरेन पॉलिसी, ऑन रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट्स, ये अभी परमिट नहीं रहा। ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार जो अपने पास रखी थी। फॉरेन पॉलिसी और प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशन जो था उस पर आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर्स। और इसी के तहत जो फर्स्ट इंडियन बनते हैं हु ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वाज नॉन अदर देन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। और इनको अपॉइंट किया जाता है क्या? लॉ मेंबर। ये भी ध्यान रखिएगा, ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। और ये सब कुछ हो रहा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के तहत। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इट इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट करते हैं। इस सेपरेट इलेक्टोरेट में जो प्रोविजन था कि जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे, मुस्लिम मेंबर्स, वो इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम वोटर्स, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स उनको इलेक्ट करेंगे। इसी वजह से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। और इनफैक्ट फादर ऑफ पाकिस्तान जो है मिंटो को कहते हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डीआरपी। इसमें कुछ और को भी, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है और लोगों को भी दिया गया था। जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यूनिवर्सिटीज है, जमींदार से, उनको ही बोला गया ठीक है आप भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर सकते हो। लेकिन मेन प्रोविजन यहाँ पे था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, जहां मुस्लिम जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर द्वारा चुने जाएंगे। यहाँ पे कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। किसने? मिंटो ने। लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एज वेल एज 1892 के बाद। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके सारे डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज पास्ड? तो ये हुआ था लैंसडाउन के टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे दो एक्ट हमने देखा था, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। डलहौजी के टाइम पे 1853 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट? देखो, डिस्कशन का जो है अलाउ नहीं किया था 1861 में, बिल्कुल अलाउ नहीं किया था, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं ये दिया था 1892 में। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको पूछने का अधिकार जो है 1909 में दिया गया। मतलब कंप्लीट अथॉरिटी के बजट पे डिस्कशन करो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछो, ये 1909 में आया था। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1892। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जो है, नो डाउट कि वर्ड इलेक्शन जो है इसमें मेंशन नहीं था, बट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जो है उसका स्टार्ट कर दिया था किसने? इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको कहते हैं, ये 1892। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट इलेक्शन देना कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है किसके हाथ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो डायरेक्ट इलेक्शन जो है 1919 में आएगा। हु वाज द गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज पास्ड? तो 1909 के टाइम पे सेक्रेटरी जो था उसका नाम था मॉर्ले, और जो वायसराय था उसका नाम था मिंटो। और मिंटो के पहले कौन था? कर्जन, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जाना जाता है। द एक्ट ऑफ 1909, उसका एसोसिएशन किससे है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जी हाँ। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन हमने देखा था 1833। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है 1861 में आया था, जब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को लेजिस्लेटिव पावर जो है रीस्टोर कर दिया जाता है। डायरकी हम बाद में देखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारी चीजें। द मॉर्ले मिंटो चेंज वाज डिजाइन टू, किस चीज के लिए डिजाइन था मॉर्ले मिंटो चेंज? इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हुआ था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है उसको इंक्रीज किया गया था। मुस्लिम्स हैव देयर ओन इलेक्टोरेट, हाँ, जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स द्वारा चुने जाएंगे, ये भी सही है। दलित्स हैव सीट रिजर्व इन द, ये कुछ
दलित्स का हमने देखा नहीं था। एजुकेशन प्रमोशन जो है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आया था। तो 4 और 3 जो है गलत है, 4 4 3 यहाँ कट जाएगा, 1 एंड 2 जो हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? ही वॉज नन अदर देन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक जगह है रायपुर, वहाँ पे जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में। इनफैक्ट ये पहले भारतीय थे जिनको एडवोकेट जनरल बनाया गया था बंगाल का, एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल। कब? 1905 में। फिर पहले भारतीय बनते हैं 1909 में टू एंटर वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि जो अपर हाउस था उसके पहले मेंबर बनते हैं ये 1919 में। इन्होंने आईएनसी के सेशन को 1915 का जो सेशन था ना, बॉम्बे सेशन, उसको प्रिसाइड किया था, बॉम्बे 1915। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, 1919 में ये ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे, 1920 में ये भारत वापस आते हैं और 1921 में ये पहले गवर्नर बनते हैं। किसके? द प्रोविंस ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार जो है सेपरेट हो चुका होता है 1912 में। किससे? वेस्ट बंगाल से। तो बिहार और उड़ीसा, इनफैक्ट उड़ीसा जो है उसका पार्ट ही रहता है, उड़ीसा जो 1936 में बिहार से अलग होगा, फिर बिहार से झारखंड 2000 में अलग होगा। तो बिहार उड़ीसा प्रोविंस के जो पहले गवर्नर बनते हैं वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही होते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट एंड मूव रेजोल्यूशन एज वेल एज आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? तो ये सब कुछ हुआ किसके तहत? 1909 के तहत, 1909। एज ऑलवेज जो क्वेश्चन, जो टॉपिक हमने कर लिया है उस पर कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 एंडेड द कंप्लीट मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो कंप्लीट वर्ड आया तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। कंप्लीट जो है 1833 में आया था, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट काट दिया मैंने, आपका आंसर जो है सी आ जाएगा, बट फिर भी हम देखते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1853, नहीं, लॉ कमीशन जो है 1833 के तहत आया था और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मकॉले। 1834 में जो है लॉ कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 गेव बर्थ टू इंडियन सिविल सर्विसेज एंड वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस। हाँ ये था, अटेम्प्ट किया गया था कब? 1833 में। और पहले भारतीय आईसीएस कौन बनते? इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर, SNT। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 वाज पास ड्यूरिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक, नहीं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है ये पास हुआ था बेंटिक के टाइम पे। 1830 हुआ था लॉर्ड मिंटो वन। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज पास ड्यूरिंग लॉर्ड मिंटो वन, ये सही है। कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जी हाँ ये सही है। गिव बर्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड वाज ओपन टू ऑल, ये अभी अभी देखना मैंने, वो भी सही है। चार्टर ऑफ 1813 वाज पास ड्यूरिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक, नहीं, अभी देखा था हमने, ये किसके टाइम पे? मिंटो के टाइम पे। और यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, तो 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों जो है सही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान से देखिएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाज पास ड्यूरिंग सर जॉनसन, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, जिसको कलकत्ता भी कहते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774 1774 थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये भी स्टेटमेंट सही है। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ये भी सही है। तो 2 3 4, क्योंकि पहला गलत क्यों है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है उसने प्रोविजन चेंज किया था, डेजिग्नेशन गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है वो डेजिग्नेशन किसका चेंज करता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 प्रोवाइडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। 1892 में देखा था? नहीं, 1909 में देखा था, बट पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 प्रोवाइडेड इंडियंस विद पावर टू डिस्कस बजट अलोंग विद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। बजट तो डिस्कस कर सकते हैं पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी अलाउ नहीं किया है। ये कब कर रहा है? 1909 में। बजट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी, नो, कैनिंग के टाइम पे 1860 1860 में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज पास ड्यूरिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक, नहीं, कैनिंग के टाइम पे। यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, बट डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाँ, ये सही है। एंड ही वॉज लॉ मेंबर। लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये भी सही है। बजट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग। ये सही है, 1860 में आया। Indian Council Act of 1861 empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of Legislative Council during an emergency। देखिए कभी कभी विथ दे देगा तो ये सतर्क रहिएगा। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यानी चारों के चारों जो स्टेटमेंट सही है। ऑर्डिनेंसेस की लाइफ कितनी होती थी? 6 मंथ। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर किया है। एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और ये थीम है हमारा जिसपे हम काम करते रहेंगे। टाटा।